अस्सलाम वालेकुम, अमजद कुलियार। आज का सेशन स्टेम बेसिक्स के ऊपर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त एजुकेशन के एरिया में स्टेम एक बहुत ही अहम टॉपिक बन के उभरा है और हमें इस वक्त ये समझना होगा सबको कि स्टेम है क्या। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये हर मुल्क के अंदर जो है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट स्कूल्स में काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि स्टेम जो है वो एक फिक्स 2 और 2 4 होते हैं, ये है। हमें समझना होगा इसकी रूह को, हमें समझना होगा इसके कॉन्सेप्ट को कि ये स्टेम है क्या। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने स्टेम बेसिक्स के ऊपर बनाई थी जो इस वक्त यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसमें चीज़ें जो हैं रिमाइंड हो जाएंगी। देखें, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि स्टेम क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टेम क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इस पे क्यों बात करें, ये बहुत अहम सवाल है। मैं इस सिलसिले में कोशिश करूंगा कि वेरी ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन। आप देखें कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं तो हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ और हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री को मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ। मुख्तलिफ तहजीबों को मैंने पढ़ा है, मुख्तलिफ मुल्कों की मैंने हिस्ट्रीज को पढ़ा है। जब एक हवा चलती है ना पूरी दुनिया में या कहीं, तो उस हवा के साथ हमें चलना पड़ता है। और ख़ास तौर पे आप जहाँ रह रहे हैं उस इलाके के इर्द गिर्द या उस वहाँ पे या पूरी दुनिया में जो भी एक ट्रेंड है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। मिसाल देता हूँ मैं ऐसे कि जो यूनानी फ़िलासफ़र सारे थे और जो यूनानी एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने मिस्र में जाके तालीम हासिल की, क्योंकि मिस्र उनसे एक ज़्यादा पुरानी तहजीब थी और वहाँ उनको डेफिनेटली ज़्यादा इल्म मिला। एक हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। तो इसका मतलब है कि क्योंकि चीन सऊदिया की जो अब इस्लाम आया उससे पहले की चीन एक सक्सेसफुल तहजीब थी, इसलिए उसका नाम लिया गया। और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, जब खिलाफत उबासिया के दौर में मुसलमानों के पास इस साइंस का अरूज आ गया, तो उस वक्त जो रोमन था, उससे पहले जो है थी तहजीब रोमन की थी। तो रोमन के काफ़ी लोग, काफ़ी साइंसदान, फिलासफर्स वो जो है बगदाद आ गए। तो ये एक नेचुरल बात है, ठीक है, कि आपको हवा के साथ चलना पड़ता है और जो है आपको अपने से पहले वाली तहजीबों की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और डिटेल में मैं गया तो बहुत टाइम लग जाएगा इस पर, फिर किसी एक टॉपिक रखेंगे इसके ऊपर किसी वक्त। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम लगाना चाहता हूँ, फिर किसी वक्त सही। ओके, स्टेम एक्चुअली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि स्टेम एक कोई फार्मूला नहीं है। स्टेम किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर हम उसको मुहीद नहीं कर सकते कि ये स्टेम जो है, क्योंकि ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की बात हुई है स्टेम में, लिहाजा अब इन 4 सब्जेक्ट्स में ही हम जो पढ़ेंगे या जो पढ़ाएंगे वही स्टेम है। नो। या आप ये कहें कि जो एक साइंस का टीचर है वही स्टेम आ सकता है। नो। स्टेम ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। स्टेम ये है कि आपने जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है। ये बहुत एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के बुक्स में, इंटरनेट पे जाके जब आप पढ़ेंगे फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट्स स्टेम नहीं है। यानी साइंस आप पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, डजंट मैटर। स्टेम एक एजुकेशनल अप्रोच है कि आपने जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है। एक टीचर आके फ़र्ज़ करें, एक टीचर आके बात करते हैं, लेक्चर देते हैं और एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। उसी सेम कंटेंट को दूसरे टीचर आके एग्जांपल्स के साथ और आपको शेयर करके और आपको जो है अच्छे तरीके से समझाते हैं, कन्वे करते हैं, तो वो से फ़र्क आ जाएगा। स्टेम इज़ हाउ यू विल टीच। क्या स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे, क्या अप्रोचेज आप लेंगे, किस तरह का माहौल आप क्रिएट करेंगे क्लासरूम का, या किस तरह लर्नर्स को आपने मोटिवेट करके उनसे काम लेना है। आप ये भी सुनते होंगे, नेट के ऊपर पढ़ा हुआ है कि स्टेम के लिए ना देयर आर 4 C's, वो स्टेम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अब ये इस पर अगर गौर करें तो इसमें जो 2 C हैं वो हैं
स्टूडेंट को हमने ऑनरशिप दे दी, लर्नर को हमने पार्टनर बना लिया अपनी टीचिंग के अंदर। मैं टीचर हूँ, आप लर्नर्स हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी में मैंने आपको आपके ज़िम्मे आपको ऑनर बना दिया कि ये आपने जो कुछ करना है ना, आपने उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है खुद, आपने क्रिएटिविटी करनी है, ये आपको मैं दे रहा हूँ। दो काम जो है वो उसमें हम मुश्तरका तौर पे मिल के चलेंगे, वो है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। सो ये जो 4 C's हैं स्टेम के अंदर इम्पॉर्टेंट, इनसे भी आपको ये पता चलता है कि आपने 2 काम किए स्टेम के अंदर। एक तो आपने टीचिंग, जो पहले एक टीचर ओरिएंटेड टीचिंग हमारे यहाँ कल्चर है कि टीचिंग सारी टीचर का ही काम है, लर्नर जो है वो रिसीविंग एंड पे है, लर्नर ने उसको रिसीव करना है और सीखना है। नो, द थिंग्स आर चेंज नाउ। स्टेम में हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने साथ ऑनरशिप में ले लेते हैं कि भाई आप भी ऑनर हो इस टीचिंग के और लर्निंग के, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ एज ए टीचर। मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास ज़्यादा स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, आप मेरे से पूछें क्वेश्चन, लेकिन मैंने ऑनरशिप आपको दे दी, मैंने इस टीचिंग लर्निंग के लिए आपको अपना पार्टनर बना ली, तो उसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि जब मिसाल के तौर पे एक गाड़ी आपके फादर ने या आपके बड़े भाई ने ली है और आप एज ए पैसेंजर जब साथ बैठते हैं तो आपकी फीलिंग कुछ और होती है, ठीक है। और जब आपके साथ 50% आपकी पार्टनरशिप हो गाड़ी के अंदर, तो फिर आप किसी और हिसाब से बैठेंगे गाड़ी में और उसको चलाएंगे भी और उसकी रिपेयर भी करेंगे और उसमें अपना हक समझेंगे कि ये मैं इस गाड़ी का ऑनर हूँ, पार्टनर हूँ। या बिजनेस पार्टनर आप कहीं पे हैं तो आप उस बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे बजाय इसके कि आप एम्प्लॉई हों। बिल्कुल यही चीज़ सादिक आती है, अप्लाई होती है स्टेम में, कि स्टेम में आपने टीचर ने लर्नर्स को पार्टनर बना लिया अपने और उनको ऑनरशिप दे दी और उनको कहा कि आप भी करें। अब मैंने जो हवा की बात की थी कि हवा जो चलती है तो साथ चलना पड़ता है। देखें, इंटरनेट आने से पहले मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर था, मैं कैलिफोर्निया में भी काम करता रहा हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे। मुझे याद है इंटरनेट के आने से पहले 90s के एंड में कंप्यूटर को लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे और इंटरेस्ट ही नहीं थी लोगों की, राइट। फर्ज करें मैंने किसी से बात करनी तो वो उसके ज़हन में होता था कि ये बंदा कंप्यूटर पे काम करता है, इसी का ही फील्ड है, मुझे हमें खाम खाई साथ में अपने बात में ला रहे हैं, बोर कर रहे हैं। इंटरनेट के आने के बाद आप पार्टनर बन गए मेरे, मैं प्रोग्रामर हूँ, आप यूज़र हैं, आपके पास मोबाइल पे भी इंटरनेट है, आपके पास हर चीज़ इंटरनेट पे आ गई, तो अब मैंने आपको अपने साथ पार्टनर बना लिया, ठीक है। मैंने आपको ऑनरशिप दे दी कि भाई आप मेरे साथ, आप भी ऑनर हो इसके कंप्यूटर के, तो आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें अगर आप समझे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि टीचिंग लर्निंग में लर्नर्स को इन्वॉल्व करने से क्या होता है, उनको साथ इन्वॉल्व करने से वो ज़्यादा सीखते हैं। मैं आपको तहजीबों की पहले एग्जांपल दे दी कि हर तहजीब, जो मौजूदा तहजीब था उसके फ़िलासफ़र अपने से पहले वाली तहजीब सीखे उन्होंने जाके। उसके बाद मैंने आपको इंटरनेट की मिसाल दे दी। बड़े सग़ीर की मिसाल लें आप। बड़े सग़ीर में जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो हालांकि हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम उस वक्त अपनी कल्चरल और रिलीजियस और वो ट्रेडिशनल जो है एजुकेशन पढ़ते थे, मदरसों में या स्कूल्स भी कहते थे। उस वक्त तक ट्रेंड कुछ और था एजुकेशन। जब अंग्रेज आया, अंग्रेजी का फिर रुझान शुरू हुआ। देखिए, हवा चलती है, आपको उस हवा के साथ चलना पड़ता। इंग्लिश आई क्योंकि वेस्ट हैवी होना शुरू हो गया, अंग्रेज़ों ने हम पे आके रूल किया, तो डेफिनेटली हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ी, ठीक है। और उस वक्त आप ये भी देखें कि जिन लोगों ने पाकिस्तान और इंडिया अलहदा किया, गोरों से लिया, वो कौन थे? वो सब लोग वो थे मेजॉरिटी जो इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए थे। कायद आज़म सबसे बड़ी मिसाल हैं, अल्लामा इकबाल, सैयद अहमद ख़ान। उधर देख लें आप, नेहरू, गांधी, ये वो लीडर थे इंडिया के जिन्होंने महसूस किया कि हवा अब चेंज हो रही है, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, हमें तानिया में जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इस काबिल होंगे कि हम इस इंग्लिश जो रूलर्स हैं इनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। हर टाइम में आप देखें लोगों ने नई चीज़ें सीखी हैं, आने वाले वक्त को भांप गए हैं लोग। जिसने ये काम टाइम पे कर लिया कि आने वाली जो है टेक्नोलॉजीज को, आने वाली जो तरक्की का एक सबब बनने वाली कोई आइटम्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको समझ लिया और उनको अडॉप्ट कर लिया, तो वो लोग आगे चले गए हैं। ये आप हिस्ट्री उठा के देखें। इसलिए मेरा जोर इस बात पे होगा कि आप इस स्टेज पे पाकिस्तान की बात करते हैं, स्टेम की अवेयरनेस स्प्रेड करें। मैं एक और बड़े अहम मौजू पे आना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिससे स्टेम की बात मैं करता हूँ वो जनरली यही समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल में जो शुरू के कुछ ईयर्स हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के,
ان میں جو روبوٹس بنتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے بچے سیکھتے ہیں، زیادہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہی STEM، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جنرلی یہی لوگ سمجھ رہے ہیں. جب STEM کی بات کرو تو کہتے ہیں جی ہمارے اسکول میں STEM ہے، ہم تو بچوں کو روبوٹکس سکھا رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ STEM ایک محدود اپروچ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہائی اسکول کے بچوں کے لیے بھی ہے، یہ کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے. ہمیں اس کو پھیلانا ہوگا، اس سوچ کو. STEM اپروچز سیکھنی ہوں گی، اور جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے انوالو کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو، ان کو آنر بنانا ہے اپنی ٹیچنگ لرننگ میں، ان کو اپنے پارٹنر بنانا ہے. ہمیں اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ابھی 5-10 منٹ میں آدھے گھنٹے میں ٹپس دے دوں اور آپ اس کے اوپر پورے ملک میں جو ہے STEM کو اپلائی کر دیں. نو، اٹس اے ویری کانسٹنٹ پروسیس، ویری لانگ ٹرم پروسیس. ان ملکوں میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی تک یہاں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ STEM مکمل طور پہ آ گئی ہے. ہم بھی یہاں سیکھ رہے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہیں، اور کیونکہ یہ STEM ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں مثال کے طور پہ مجھے آپ کہیں کہ ہمارے اسکول میں STEM اس وقت لاگو ہم نے اپلائی کر دیا، تو میں وہاں پہ جا کے آپ کی لیسن آبزرویشنس کروں گا، میں وہاں جا کے اسکول کو ایویلویٹ کروں گا، تو مجھے نظر آئے گا کہ دیر لاٹ آف ویکنیسز، لاٹ آف اسپیس. میں آپ کو اس میں فیڈ بیک دوں گا اور آپ کو امپروو کرنے کے لیے میں سجیشنز دوں گا. یہ یہاں بھی ہو رہا ہے. میں ایون آئی ایم اے ویری ایکسپیرینس ٹیچر ہے، مجھے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کالج میں پڑھاتے ہوئے، ہائی اسکول میں پڑھاتے ہوئے. لیکن بلیو کریں، میں ابھی بھی میری لیسن آبزرویشن ہوتی ہے یہاں پہ، ابھی بھی میری ٹریننگز ہو رہی ہیں. جس کمپنی میں میں جاتا ہوں نئی میں، وہاں میری وہ آن لائن ٹریننگز کرتے ہیں، خاص طور پہ سیف گارڈنگ چلڈرن، اور اس میں ٹیچنگ سکلز کے اوپر. یہ ہماری ٹریننگز جگہ جگہ پہ ہو رہی ہے. کیونکہ ٹریننگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ لے لی اور اب بھول گئے، یا ایک ٹریننگ آپ نے لی پرفیکٹ ہو گئے. ٹریننگ از اے کانسٹنٹ پروسیس. جیسے گھر میں آپ وائٹ واش ہر سال کے بعد 2 سال کے بعد کرتے ہیں، ریپیئرز کرتے ہیں، اپنے آپ کپڑے چینج کرتے ہیں، ہر سیزن کے نئے کپڑے لیتے ہیں، اسی طرح جو STEM ہے یا یہ جو ٹیچنگ ہے، اس کو آپ کو برش اپ کرنا ہوگا. اس میں آپ کو ٹریننگز لینی ہوں گی گاہے بگاہے. مثال کے طور پہ دیکھیں آپ، امریکہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ STEM کا آغاز ہوا تھا 1980s کا کوئی ایئر تھا. اسٹل وہاں پہ STEM میں کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے بتایا UK میں اسٹل ہم STEM کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو باٹم لائن از اویئرنیس ہمیں پاکستان میں پھیلانی ہوگی STEM کی. ہمیں اپنے اسکولز میں، کالجز میں STEM کو انٹروڈیوس کرنا ہوگا. ہمیں اس کے لیے آپس میں جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، اسکول آنرز کی، کالج آنرز کی، میں کافی ایسوسیشن دیکھتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. چیمبر آف ایجوکیشن بنے ہوئے ہیں، ان کے ہیڈز ہیں. آپ یہ سب لوگ پلیز مل کر STEM کے اوپر کام کریں، سوچیں، اور جتنا آپ سوچیں گے، جتنا کام کریں گے، جتنی میٹنگز کریں گے، اتنا آپ سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے. یہ ٹرینڈ اب چل پڑا ہے. اس کو آپ ابھی شروع نہیں کریں گے، 2 سال بعد کریں گے، 5 سال بعد کریں گے، فائنلی آپ کو STEM کی طرف آنا ہے. تو وائی ناٹ ناؤ، ابھی اس کو شروع کریں. آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو، ٹو گائیڈ یو. میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہتا، لیکن پھر بھی کیونکہ UK میں مجھے 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں STEM کے کلچر میں، اور لیٹسٹ میری جو پوسٹنگ ہے، وہ جو ریسنٹ ہے، وہ میں ایک STEM سینٹر ہے UK کا، اس میں ایک کالج ہے، اس میں پڑھا رہا ہوں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی آئی کین گائیڈ یو ان اے بیٹر وے. اور آپ اس کو سیکھیں، اپلائی کریں، اور اس میں ڈونٹ ہیزیٹیٹ. کہ ایک اور بھی ہمارے یہاں کلچر ہے پاکستان میں کہ نارملی لوگ جنرلی کہتے ہیں جی کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے سب پڑھ لیا ہے نیٹ سے. مجھے کچھ دوستوں نے کہا، بات ہو رہی تھی، ان کہا جی کیا ضرورت ہے آپ سے ٹریننگ لینے کی، نیٹ کے اوپر سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، ہم STEM وہاں سے پڑھ لیں گے. تو اس سوچ کو بدلیں، سیکھیں. نیٹ کے اوپر آپ کو تھیوری ملے گی، یوٹیوب پہ آپ کو تھیوری ملے گی، وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں، لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی اس کو اپلائی نہیں کریں گے. مثال میں دیتا ہوں آپ کو، آپ کسی اچھے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائیں گاڑی میں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال بیٹھ کے ایز اے پیسنجر آپ سفر کریں. آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھیں گے جب تک آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، غلطیاں نہیں کریں گے. اس میں پھر آپ یہاں تو خیر ایک سسٹم ڈرائیونگ کے اوپر بھی ہے، ڈرائیونگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ، اور پھر اس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں. پھر بیچ میں ڈرائیور کو بھی بار بار بلا کے ٹریننگ دی جاتی ہے. یہاں تو خیر سسٹم بنا ہوا ہے. تو پریکٹیکلی بات کچھ اور ہوتی ہے، نیٹ سے پڑھ کے، کاپی پیسٹ کر کے، یا یوٹیوب سن کے بات کچھ اور ہوتی ہے. سنیں، کریں، کانسیپٹس لیں، لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی اس میں ان نہیں ہوں گے. اب یہاں ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں. ایوری ٹائم یو ہیو اسپیس فار امپرومنٹ. اس وقت پاکستان کی مثال لے لیں.
आप ये नहीं कह सकते कोई एक स्कूल जो है वो इस वक्त बाकियों के बराबर है, नहीं क्लेम। हर स्कूल क्लेम करता है कि हम बेहतर हैं और उसमें बेहतरी है भी सही, लेकिन लोग जानते हैं और स्कूल जानते हैं कि कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर, कहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है, राइट। तो ऑलवेज देयर इज अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट्स। आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी, आपको सीखना होगा, और उसके लिए आपको डेफिनेटली स्किलफुल लोगों की हेल्प लेनी होगी। और यहाँ पे मैं इसलिए फॉरेनर ट्रेनर्स की स्टैम्प बात इसलिए करूँगा कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए ये बेहतर होगा कि आप फॉरेन ट्रेनर्स अगर आपको कोई मिलते हैं, या फॉरेन को मटेरियल मिलता है, या फॉरेन स्कूल किसी का कोई वीडियो देखते हैं तो उसको सीखें करें, क्योंकि यहाँ वेस्ट में डेफिनेटली स्टेम अप्रोचेस तो काफ़ी आगे हम काम कर रहे हैं, काफ़ी हम वी आर अहेड। सो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप सीखें, अपने से ज़्यादा स्किलफुल बंदों से सीखें। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। स्टे कनेक्टेड।